हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कार्सली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू ग्रीट हर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरर फाइंड आउट करना है। इसमें एरर गिवन है, तो वो ढूंढो जरा कि कहाँ पर इसमें एरर है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन फर्स्ट में स्कार्सली वर्ड। इसको नोट कर लेना। स्कार्सली वर्ड जहाँ पर आपको दिख जाए, से स्कार्सली और हार्डली वर्ड, ओके, स्कार्सली और हार्डली वर्ड, तो वहाँ पर इन दोनों के साथ हमेशा व्हेन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होगा भाई? व्हेन का यूज़ होगा हार्डली और स्कार्सली के साथ। तब इस क्वेश्चन में देखो भाई कि स्कार्सली के साथ यहाँ पर क्या गिवन है। तो इस क्वेश्चन में स्कार्सली के साथ क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप टू ग्रीट हर, यहाँ पर देन का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। तो देन की जगह पर किसका यूज़ होगा? व्हेन का यूज़ होगा। अच्छा, देन का यूज़ फिर कहाँ होता है, किसके साथ होता है? नो सूनर के साथ होता है। देन का यूज़ किसके साथ होगा? नो सूनर के साथ होगा देन का यूज़। तो यहाँ पर गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ देन गिवन है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर द टीम कैप्टन नोर द प्लेयर्स वाज प्रेजेंट एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस येस्टरडे। तो इस क्वेश्चन में भी हमें एरर दिया गया है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ हमें वर्ड दिखाई दे रहा होगा नाइदर। तो ग्रामर का रूल कहता है कि नाइदर के साथ हमेशा नोर का यूज़ होगा और आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ होता है। तो नाइदर के साथ नोर का यूज़ होता है और आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ होता है। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें नाइदर के साथ क्या गिवन है? तो नाइदर के साथ यहाँ पर नोर गिवन है, तो ये तो ठीक है। तो फिर मिस्टेक कहाँ पर है? तो ग्रामर रूल कहता है कि जहाँ पर भी नाइदर नोर या आइदर और का पेयर आपको मिल जाए, तो वहाँ पर हमेशा जो वर्ब होगी, जो नोर है, जैसे अब ये नोर है, नोर और इनकी नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो ये चेक करो, इस क्वेश्चन पे अब हमें ये चेक करना है, जैसे नोर के साथ जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? द प्लेयर्स होगा। और प्लेयर्स कैसा है भाई? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लेयर्स क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म हो गई है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी यूज़ होगी? प्लूरल यूज़ होगी। यहाँ पर कौन सी यूज़ कर रखी है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रखा है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर वॉज की जगह पर क्या आएगा? वर का यूज़ होगा। वॉज की जगह क्या आएगा? वर का यूज़ होगा। ग्रामर रूल ये कहता है, जब भी हमें सेंटेंस के अंदर नाइदर नोर और आइदर और का कंपेयर हमें दिखता है, तो उसमें जो नोर और के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये सब नियरेस्ट सब्जेक्ट इसमें द प्लेयर्स है और इसकी नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब जो गिवन है वो सिंगुलर है, जो गलत है, क्योंकि प्लेयर्स हमारा यहाँ पर प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, वो उसकी जगह वर आएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वॉज प्रेजेंट एट। यहाँ पर मिस्टेक की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स हु हैज़ एवर स्टडीड इन दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो इस क्वेश्चन में भी एरर गिवन है, हमें एरर फाइंड आउट करना है। देखो भाई, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि ग्रामर रूल क्या कहता है। ग्रामर रूल कहता है, जहाँ पर भी आपको वन ऑफ द दिख जाए, देखो भाई यहाँ पर वन ऑफ द गिवन है, ठीक है। इसके बाद जो है गर्ल्स, गर्ल्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है। गर्ल्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। और हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर सिंगुलर दी गई है, ठीक है, वो यहाँ पर सिंगुलर गिवन है, जो कि गलत है। तो ग्रामर का रूल कहता है, वन ऑफ द, कहीं सेंटेंस में आपको वन ऑफ द मिल जाए, प्लस आपको प्लूरल नाउन मिल जाए, प्लस आपको हु मिल जाए, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पर हैज़ सिंगुलर गिवन है, तो यहाँ पर हैज़ की जगह पर क्या आएगा? हैव का यूज़ होगा। हैज़ की जगह पर किसका यूज़ होगा? हैव का यूज़ होगा। तो ये ग्रामर रूल है भाई, इसको याद रख लेना कि जहाँ पर भी आपको वन ऑफ द प्लस प्लूरल नाउन मिल जाए, हु से पहले जो नाउन होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब जैसे हु से पहले यहाँ पर प्लूरल नाउन गिवन है गर्ल्स, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। और यहाँ पर सिंगुलर गिवन है, तो ये गलत हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। यहाँ पर एरर है, हैज़ में एरर है। इसके साथ हम एक रूल और याद रखेंगे, जैसे अब इस क्वेश्चन में तो वन ऑफ द गिवन मिल गया, कई बार आपको सेंटेंस में द ओनली वन ऑफ द मिल सकता है, ठीक है। द ओनली वर्ड अगर मिल गया, द ओनली,
ठीक है, द ओनली वन ऑफ द, और प्लस में आपको प्लूरल नाउन मिल गया। ठीक है, प्लस में प्लूरल नाउन है और प्लस हु है। तो अब यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा? तो अब यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। कौन सी का होगा भाई? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। देखो भाई, अगर ये सेंटेंस में आपको वन ऑफ द से पहले द ओनली मिल जाए, प्लस आपको यहाँ पर गर्ल्स प्लूरल नाउन मिल जाए, प्लस हु मिल जाए, तो यहाँ पर ये सिंगुलर ही आएगी, तब ये ठीक होगा। ठीक है, अगर यहाँ द ओनली वर्ड जुड़ जाता है तो ये दो हमने इसके अंदर ग्रामर रूल को पढ़ा है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द सडन लीगल चेंजेस प्रूव्ड टू बी ए मेजर डैश टू द कंपनीज एक्सपेंशन प्लान्स। तो इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो भाई, इस क्वेश्चन की तो ना आप हिंदी बना करके ही इसको अच्छे से कर सकते हो, तो हिंदी बनाने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन की हिंदी होगी कि कानूनी बदलावों ने कंपनी के विस्तार की योजनाओं में बाधा डाली है। ठीक है, अचानक से हुए कानूनी बदलावों ने कंपनी के विस्तार की योजनाओं में, ठीक है, बाधा डाली है। तो यहाँ पर जो बाधा का जो वर्ड होगा वो हमें बताना है। तो देखो, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इम्पेडिमेंट। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? बाधा, यानी कि रुकावट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फिल होगा? इम्पेडिमेंट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, द कॉन्टिन्यूअस रेन केस्ड द रिवर टू डैश इट्स बैंक्स फ्लडिंग द नियर बाई विलेजेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हमें फिल इन द बैंक्स फिल करना है। तो बताएं भाई इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई, जहाँ पर भी ग्रामर रूल कहता है टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो इन ऑप्शंस में देखो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ऑप्शन नंबर सी, ओवरफ्लो। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा? 2 + V1 ओवरफ्लो आएगा। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, हमें सिनोनियम बताना है भाई। ठीक है, हमें एक वर्ड गिवन दिया गया है इफेमरल। ठीक है, इफेमरल हमें मिला है वर्ड, इसका सिनोनियम हमें बताना है। देखो भाई, इफेमरल का मीनिंग क्या होता है? इफेमरल का मीनिंग होता है अल्पकालिक। क्या होता है? अल्पकालिक होता है। तब इन ऑप्शंस में से ढूंढ के बताओ कि इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग अल्पकालिक ही होता है। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट लिव्ड। क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड का मीनिंग भी क्या होता है? अल्पकालिक होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? अल्पकालिक होता है। इटर्नल का मीनिंग क्या होता है? साथ में हम इनकी मीनिंग जानेंगे। इटर्नल का मीनिंग क्या होता है? इटर्नल का मीनिंग होता है शाश्वत। इटर्नल का मीनिंग होता है शाश्वत। शॉर्ट लिव्ड का हमने जान ही लिया, अल्पकालिक। परमानेंट का मतलब क्या होता है? स्थायी। परमानेंट का मीनिंग क्या होता है? स्थायी। और मोन्यूमेंटल का मीनिंग क्या होता है? विशाल। विशाल या फिर स्मरणीय। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें सिनोनियम बताना है भाई। कौन से वर्ड का? मेटिकुलस वर्ड का। ठीक है भाई, मेटिकुलस वर्ड का हमें सिनोनियम बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो, पहले हमें ये जानना है कि मेटिकुलस का मीनिंग ही क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है बहुत सावधानी और बारीकी से काम करने वाला। ठीक है भाई, बहुत सावधानी और बारीकी से काम करने वाला। ठीक है, बारीकी से काम करने वाला। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्रूप्यूलस। क्या होगा भाई? स्क्रूप्यूलस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका भी मीनिंग यही होता है, अत्यंत सावधानी पूर्वक या ईमानदारी से। ठीक है, केयरलेस का मीनिंग क्या होगा? लापरवाह। केयरलेस का मीनिंग क्या होता है? लापरवाह होता है। ठीक है, स्लैपडेश का मीनिंग क्या होगा? जल्दबाजी में किया गया काम। ठीक है, जल्दबाजी में किया गया काम। ठीक है, हैस्टी का मीनिंग क्या होता है? उतावला। हैस्टी का मीनिंग क्या होता है? उतावला। तो सिनोनियम में हमें क्या बताना होता है? सिनोनियम क्या होता है ये तो पता ही होगा, समानार्थी शब्द। ठीक है, जो इस वर्ड का जो मीनिंग होगा वैसा ही इनमें से कोई एक ढूंढना है जिसका मीनिंग सेम हो। ठीक है, तो मेटिकुलस और स्क्रूप्यूलस दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंटोनियम बताने। एंटोनियम क्या होते हैं? जैसे हिंदी में हम विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि इसका उल्टा बताना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्ड दिया गया है अबेंडेंट। वर्ड क्या गिवन है? अबेंडेंट। तो अबेंडेंट का विलोम हमें बताना है, यानी एंटोनियम बताना है। तो अबेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में।
प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। तो इसका अब उल्टा बताना, अब इसका उल्टा क्या होगा, इसका विलोम यानी एंटोनियम क्या होगा, कम मात्रा में। तो इसमें से बताना है भाई कौन सा राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्केयर्स, ठीक है। क्या होगा भाई, स्केयर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्केयर्स का मीनिंग भी क्या होता है, कम, ठीक है, कम मात्रा में, ठीक है भाई, कम मात्रा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आई होप समझ आया होगा, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हमें एंटोनियम बताना है, ठीक है। फ्रूगल वर्ड का एंटोनियम क्या होगा। फ्रूगल वर्ड क्या होता है भाई, मितव्ययी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, मितव्ययी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रावीगेंट। एक्स्ट्रावीगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च, फिजूल खर्चा करने वाला, फिजूल खर्च, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक्स्ट्रावीगेंट। फ्रूगल का एंटोनियम क्या होगा, एक्स्ट्रावीगेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें एडियम बताना है भी। एडियम का मीनिंग होता है मुहावरे, जैसे हम हिंदी में मुहावरे करते हैं वैसे इंग्लिश में इनको एडियम्स बोला जाता है। तो एडियम गिवन है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग होता है देर रात तक जाग करके कोई भी कार्य करना, जैसे पढ़ाई करना या कोई भी अपना कार्य करना, कोई भी वर्क कंप्लीट करना, देर रात तक जा करके पढ़ाई करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो देखो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, ठीक है भाई। तो देर रात तक पढ़ाई करना या कोई भी अपना कार्य कंप्लीट करना। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का एडियम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी हमें एडियम बताना है। एडियम गिवन है, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी हम कोई भी कार्य या कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं तो वो चीज़ जो है स्टार्टिंग में तो हमें बुरी लगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हो या कोई भी कार्य हो, कुछ भी हो, जो हमें स्टार्टिंग में बुरा लगे लेकिन बाद में जो उसका फल है वो हमें अच्छा लगे, ठीक है। बाद में वो हमारे लिए क्या हो, लाभदायक हो, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता जो है इसका आंसर क्या होगा कि स्टार्टिंग में तो हमें बुरी लगे और बाद में वो लाभदायक साबित हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ठीक है। जो फर्स्ट यानी पहले तो जो है अच्छा ना लगे और बाद में वो अच्छा लगे, ठीक है। तो समथिंग गुड दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, ठीक है भाई। ऐसी अच्छी चीज़ जिसे शुरुआत में अच्छा न समझा जाए और बाद में वो अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि वाक्यांश का एक शब्द बताना है। तो ये हमें सेंटेंस गिवन है, इसका एक शब्द बताना है भी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। तो क्वेश्चन में गिवन है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स। इसका मीनिंग क्या होगा भाई, इसका मीनिंग होता है वह व्यक्ति जो हर परिस्थिति का अच्छा पक्ष देखता है, ठीक है। हर परिस्थिति में अपना अच्छा पक्ष देखता है, उसे क्या कहेंगे, उसको क्या कहा जाता है भाई, जो हर कंडीशन में हर परिस्थिति के अंदर अच्छा पक्ष देखता है। देखो भाई ऑप्शन नंबर ए है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। क्या होता है, निराशावादी। ये मीनिंग भी साथ के साथ याद रखेंगे भी। पैसिमिस्ट का मीनिंग होता है निराशावादी, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग होता है आशावादी। क्या होता है, आशावादी। ऑप्शन नंबर सी है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट का मीनिंग होता है परोपकारी। क्या होता है, परोपकारी, ठीक है। नेक्स्ट है मिशनथ्रोप। क्या है भाई, मिशनथ्रोप। ऑप्शन नंबर डी है मिशनथ्रोप। तो मिशनथ्रोप होता है लोगों से घृणा करने वाला। क्या होता है, लोगों से घृणा करने वाला। तो ये तो होगा ही नहीं, मिशनथ्रोप तो बिल्कुल नहीं है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। आशावादी का मीनिंग क्या होता है, जो हमेशा अच्छा पक्ष देखता हो हर परिस्थिति में, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी हमें यही बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एन ऑफिस और पोजिशन विद गुड सैलरी बट नो वर्क। इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, इसका मीनिंग ये हो गया, एन ऑफिस और पोजीशन विद गुड सैलरी बट नो वर्क, यानी ऐसा पद जिसमें अच्छा वेतन मिले बट काम बहुत कम हो या बिल्कुल ना के बराबर ही हो, ठीक है। काम बिल्कुल कम हो, ना के बराबर हो और अच्छा वेतन मिले। तो इसका एक शब्द हमें बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है इस सेंटेंस का कि क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए साइनिक्योर। ठीक है, क्या होगा, साइनिक्योर इसका राइट आंसर होगा कि इसका मीनिंग यही होता है बिना काम का अच्छा वेतन वाला पद। ठीक है, बिना काम का अच्छा वेतन वाला पद, बिना काम के अच्छे वेतन वाला पद, अच्छे वेतन वाला पद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। ठीक है, तो एन ऑफिस और पोजीशन विद गुड सैलरी बट नो वर्क का वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होगा, साइनिक्योर। क्या होगा भाई, साइनिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। तो इसमें जो है ये गिवन है भाई, हायर देन पटना, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दिल्ली इज़ हायर देन पटना। तो इसको, इस वाक्य को हमें ठीक करना है भाई। ठीक है, कि कौन सा जो है इनमें से कौन सा ठीक होगा, ये हमें बताना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रामर रूल क्या कहता है। तो ग्रामर रूल कहता है कि जब भी दो शहरों के जीवन स्तर की तुलना की जाए, जब भी दो शहरों की जीवन स्तर की तुलना की जाए, जैसे इस सेंटेंस में दिल्ली और पटना, ठीक है, इन दोनों के जीवन स्तर की तुलना की गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, जीवन स्तर की तुलना की जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर दैट ऑफ का यूज़ होगा। तो किसका यूज़ होगा भाई, तो यहाँ पर दैट ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, दैट ऑफ का यूज़ होता है हायर देन दैट ऑफ पटना। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, हायर देन के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, दैट ऑफ पटना। ठीक है, तो दैट ऑफ का यूज़ होता है, ये हमें याद रखना है। जब भी दो शहरों के बीच जीवन स्तर की तुलना की जाए तो वहाँ पर दैट ऑफ का यूज़ होता है। तो हायर देन दैट ऑफ पटना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, देखो भाई, नो सूनर ही हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो भाई इस क्वेश्चन में जो ब्रैकेट में दे रखा है इसको सोल्व करना है, किसकी जगह पे क्या चेंज होगा, इसके अंदर क्या चेंज करना है वो हमें बताना है। तो देखो भाई, ग्रामर का रूल कहता है, हमेशा याद रखना, ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी नो सूनर के साथ देन का यूज़ होता है, ये तो सभी को पता चल गया है। तो नो सूनर, जब भी वाक्य नो सूनर से शुरू होता है तो ये इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो नो सूनर के बाद पहले जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो ये ग्रामर का रूल है, अभी ये याद रखना। ग्रामर का रूल कहता है जब भी सेंटेंस हमारा नो सूनर या हार्डली स्कार्सली, क्या भाई, हार्डली स्कार्सली या नो सूनर से शुरू होता है तो तब इन्वर्जन होता है। तो उस केस में हम हमेशा क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा प्लस सब्जेक्ट होगा और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है ही हैड रिच्ड, तो इसको चेंज कैसे करेंगे कि नो सूनर, हमने देखा नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो गया है हमारा, तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब पहले हैड आएगा। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि पहले हैड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आएगा भाई, हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ही आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिच्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हैड ही रिच्ड। तो ग्रामर का रूल है, ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंस नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली के साथ शुरू होता है तो उसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जैसे इस सेंटेंस में दिया गया है, नो सूनर हैड ही रिच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है, आई होप सबको समझ आया हो। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट था हमारा ए न्यू हाईवे, हेल्पिंग वर्ब हमने चेक की इज बिल्डिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही यहाँ पे रहेगा, इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, फिर बाय का यूज़ किया, बाय, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, द गवर्नमेंट नियर आवर टाउन, तो द गवर्नमेंट नियर आवर टाउन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ आती है भाई। हमें पैसिव वॉइस गिवन है और एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, पैसिव वॉइस गिवन है, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि पैसिव वॉइस चेंज करते हुए हमें कौन से रूल का यूज़ करना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमें उसको वापस एक्टिव फॉर्म में लेके आना है, तो कौन सी मेथड का यूज़ होगा। देखो, वाई वाज द विंडो पेन ब्रोकन बाय यू। तो इस सेंटेंस WH फैमिली से शुरू होता है, जैसे WH वाई, वोट, वेयर, वैन, ठीक है, ऐसे हाउ। तो अगर इससे सेंटेंस शुरू होता है तो WH फैमिली का वर्ड पहले ही आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा।
एक्टिव फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा और पैसिव वॉइस बनाते हुए हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब WH फैमिली वर्ड है, ठीक है भाई, वाई तो रहेगा ही रहेगा, तो चारों में है वाई। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। अब ये चेक करना है कि टेंस हमारा है किस में। तो ये गिवन है भाई वोज हो गया पास्ट में, तो हमारा एक्टिव वॉइस भाई पास्ट में ही रहेगा। तो एक्टिव वॉइस में पास्ट में करना है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा? देखो भाई, हैव तो होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट में हो गया, डू भी प्रेजेंट में हो गया, ठीक है, हैड भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डिड, ठीक है, डिड आएगा क्योंकि डिड हमारी पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ब्रेक द विंडो पेन, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वाई डिड यू ब्रेक द विंडो पेन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें जो कि है डायरेक्ट फॉर्म दी गई है और इसको हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हुए कौन से रूल का यूज़ करते हैं वो ध्यान से देखना। तो देखो, क्वेश्चन दिया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय इन्वर्टेड कॉमास व्हाई आर यू लेट टुडे। पहले इसमें देखो, टीचर जो है किस बच्चे से ना सवाल कर रही है, तो कुछ पूछ रही है, ठीक है, पूछ रही है, तो इसमें क्या यूज होगा? द टीचर आस्क्ड का यूज होगा। क्या होगा? आस्क्ड का यूज होगा। अब देखो भाई, आस्क्ड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें टोल्ड गिवन है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा हट चुका है। अच्छा, सेकंड हमें ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कोमास को हटा करके दैट का यूज होता है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर जहाँ पर भी अगर इन्वर्टेड कोमास के बाद इफ़ या फिर वाई अगर गिवन है तो दैट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है भाई, तो दैट का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है हमें। अगर इफ़ और वाई से शुरू है तो दैट का यूज़ नहीं होगा। तो देखो भाई, कौन से ऑप्शन में जो है दैट गिवन नहीं है, इसमें दैट गिवन है तो ये भी कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे दोनों गलत हो चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से हमारा आंसर होगा, ये दोनों में दैट गिवन नहीं है। चलो ठीक है भाई, उसके बाद हमारा वाई रहेगा। अच्छा देखो भाई, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो हमारा टेंस जो होगा वो चेंज होता है। टेंस क्या होगा? चेंज होगा। अब जैसे इसमें आर गिवन है भी, वर्ब क्या गिवन है? आर गिवन है, प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट में चेंज करो तो आर की जगह पर क्या यूज़ हो जाएगा? वोज का यूज़ होगा। तो अब देखो भाई, इन दोनों में से वोज का यूज़ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है भाई, वोज, ठीक है। अच्छा, ये जो है यू हमारा क्या है भाई? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये तो सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये रूल तो पढ़ा ही होगा। SON हम सन की ट्रिक से पढ़ते हैं कि फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई और वी चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन में आती हैं ही सी इट, ये जो कि है इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो जैसे कि अब सेंटेंस में गिवन है यू, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉय, और बॉय क्या है? लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे। तो अब देखो भाई, सेंटेंस में ही कहाँ पर गिवन है? तो देखो भाई, ही यहीं पर है, ठीक है। वाई के बाद क्या आया? सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, आर चेंज इनटू वोज, लेट, टुडे को चेंज किस में कर देंगे? दैट डे में। टुडे चेंज किस में होगा? दैट डे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि हमें इसको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, ही सेड इन्वर्टेड कोमास अल्लास आई एम रुनीड, ठीक है भाई। देखो, अब इसको चेंज करने का रूल क्या होता है वो हमें पहले समझेंगे। क्वेश्चन में गिवन है अल्लास वर्ड जो होता है ये दुख का प्रतीक होता है। हरी अप हो गया, ये खुशी का प्रतीक है। तो जब भी सेंटेंस में हमें ऐसे वर्ड मिलेंगे तो हमें जो है सेड की जगह पर हमें क्या रखना होगा? सेड की जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है भाई, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और अगर खुशी का प्रतीक हो तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में देखते हैं भाई, सेड की जगह पर एक्सक्लेम्ड विद सोरो आएगा, तो कौन से ऑप्शन में गिवन है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 में ही ये गिवन है। ऑप्शन नंबर 2 में कहता है सेड सैडली दैट आई एम रुनीड, ये तो गलत हो गया। एक्सक्लेम्ड विद जॉय की तो कोई बात ही नहीं हो रही, खुशी की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। उसके बाद क्या आएगा भाई? ही क्राइड आउट दैट ही रुनीड, ये भी गलत है,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसको पूरा समझ लेते हैं, भी इसको चेंज कैसे करते हैं। भाई ही हमारा सब्जेक्ट तो ऐसे ही रहेगा, सेड की जगह पर हमने देखा भाई अलास वर्ड का यूज़ किया गया था, तो इसकी जगह हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इन्वर्टेड कोमाज हटा करके हमने लगाया दैट, ठीक है भाई। उसके बाद जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा भाई आई और वी जो होते हैं, आई और वी जो होते हैं वो हमारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं और ये चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही गिवन है, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ही आएगा। अब हमने हेल्पिंग वर्ब देखी भाई एम का यूज़ है यानी कि प्रेजेंट में है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस हमारा चेंज होता है। तो एम की जगह पर क्या यूज़ होगा, ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाज का यूज़ होगा और डू नीड ही रहेगा, ठीक है भाई, डोनाइड ही रहेगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है भाई, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से एक स्पेलिंग जो है गलत होगी तो उसका बताना है भाई हमें ढूंढ करके कि कौन सा गलत है। देखो भाई मिलेनियम की स्पेलिंग ठीक है भाई, क्वेश्चनेयर ये भी ठीक है, मेंटेनेंस ये भी ठीक है और रिसीव ये भी ठीक है। तो भाई इसमें चारों ही स्पेलिंग जो है वो ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है तो इसका जो आंसर होगा वो हम ई लगाएंगे, ठीक है, नन ऑफ दिस, ठीक, नन ऑफ दिस। तो ये जो स्पेलिंग है भाई ये हम याद रख लेना भाई, इनकी मिलेनियम, क्वेश्चनेयर, मेंटेनेंस और रिसीव की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। होप आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है भाई, इसका जो आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में देना।